लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। यहाँ हम बात करेंगे बिजनेस की चालों की, स्टार्टअप्स की उड़ानों की, मार्केट की धड़कनों की और कंपनियों के भीतर की कहानियों की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। लेट्स माइक कॉर्पोरेट न्यूज। इजराइल ईरान संघर्ष का पूरी दुनिया के बाजारों पर असर पड़ा है और वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। तेल की कीमतें 7% बढ़ गई हैं, सोना महंगा हुआ है और S&P 500, डाउ जोन्स और नैस्डैक में गिरावट आई है। इस तनाव से भारतीय बाजार भी प्रभावित हुए हैं। शुक्रवार को सेंसेक्स 573 अंक गिरकर 81,118 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 169 अंक की गिरावट रही। ये 24,718 के स्तर पर बंद हुआ। वॉल स्ट्रीट का डर का पैमाना माना जाने वाला VIX इंडेक्स 20 के स्तर को पार कर गया है, जिसे निवेशक आमतौर पर बाजार में घबराहट या अस्थिरता की सीमा मानते हैं। एयरलाइन और ट्रैवल कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। हालांकि ऊर्जा और रक्षा कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से इन क्षेत्रों में मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है। भविष्य में विभिन्न देशों के सैन्य तैयारियों पर खर्च ज्यादा करने की संभावनाओं से डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आई है। अमेरिकी कच्चा तेल यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड 7.5% बढ़कर $73.17 प्रति बैरल पर पहुंच गया। ये मार्च 2022 के बाद सबसे ज्यादा बढ़त है। वहीं सोने की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.4% बढ़कर $3,432.89 प्रति ऑन्स हो गई। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ गया। 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड 5 बेसिक पॉइंट बढ़कर 4.41% हो गई। इधर भारत में डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 49 पैसे कमजोर होकर 86.09 प्रति डॉलर हो गया। डॉलर इंडेक्स 0.2% मजबूत हुआ है, तो यूरो 0.3% टूट गया है। पाउंड में भी 0.3% की नरमी आई है। येन भी शुक्रवार को 0.3% कमजोर हुआ। वहीं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी 0.8% और ईथर 4.2% कम हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेल की कीमतों में ये बढ़ोतरी जल्द नहीं थमी तो इसका सीधा असर वैश्विक महंगाई पर पड़ेगा। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के स्टॉक फंड्स से बीते हफ्ते 9.8 अरब डॉलर निकाले गए, जो पिछले 11 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। यूरोपियन फंड्स, जो इस साल निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं, उनमें भी $600 मिलियन की निकासी हुई है। भारत में महंगाई दर अगले 6 महीने में औसतन 2.5% रहने की उम्मीद है, जो RBI के 3.5% के पूर्वानुमान से कम है। ये जानकारी HSBC की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। जून के पहले 10 दिन में सब्जियों की कीमतों में 0 से 13% तक की बढ़ोतरी हुई है। मॉनसून का मौसम जल्दी शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद से बारिश धीमी हो गई है। इसके बावजूद गर्मियों की फसल, खासकर चावल और दालों की बुआई अच्छी चल रही है। पिछले साल के मजबूत अनाज उत्पादन का मतलब है कि अन्न भंडार भरे हुए हैं और सरकार 2 साल की अवधि में अनाज की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक धीरे धीरे जारी करने का विकल्प चुन सकती है। सोने की ऊंची कीमतों ने कोर इन्फ्लेशन को ऊंचा रखा है। CPI बास्केट में सोने की हिस्सेदारी 1.1% है। भारतीय बाजार में सोने की बात करें तो इजराइल ईरान के बीच संघर्ष से सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार हो गई है। सोने के दाम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर कल करीब 2% बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गए हैं। चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है और ये बढ़कर 1,06,240 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,05,498 रुपए थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 जून को समाप्त सप्ताह में 5.17 अरब डॉलर बढ़कर 696.65 अरब डॉलर हो गया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इससे पहले 30 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.24 अरब डॉलर घटकर 691.48 अरब डॉलर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 के अंत में 704.88 अरब डॉलर के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान सोने के स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.58 अरब डॉलर बढ़कर 85.88 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स 10.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.67 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत का रिजर्व भंडार भी 1.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.4 अरब डॉलर पहुंच गया। निफ्टी 500 कंपनियों का लाभ 2024-25 में जीडीपी के अनुपात में 4.7% पर पहुंच गया। यह 17 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। लिस्टेड कंपनियों के लिए यह अनुपात और भी अधिक 5.1% था। पिछले 7 साल से नेगेटिव चल रहा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पिछले फाइनेंशियल ईयर में पॉजिटिव हो गया। और एक खबर क्रिप्टो कारोबारियों के लिए, आयकर विभाग ने क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वाले हजारों डिफॉल्टर्स को ईमेल संदेश भेजकर अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल करने को कहा है। ये संदेश उन लोगों को भेजा गया है जिन्होंने अपने रिटर्न में इस आय को नहीं दर्शाया है। सूत्रों ने बताया कि यह लेन देन आकलन साल 2023-24 और 2024-25 से संबंधित है। आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी को पता चला है कि कई लोग कर चोरी और धन शोधन कर रहे हैं। दरअसल ये लोग अवैध आय का निवेश आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों यानी वीडीए में कर रहे हैं। इस तरह के निवेश को आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि आयकर अधिनियम की धारा 115 BBH के अनुसार क्रिप्टो ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30% की कर दर लगाई जाती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूंजी योजना के माध्यम से निवेशकों से ठगी के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार को 1000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति लौटाई है। फरवरी से लेकर अब तक ईडी कुल 7000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति आंध्र प्रदेश सरकार को लौटा चुका है ताकि एग्री गोल्ड धोखाधड़ी के पीड़ितों को और अधिक मुआवजा दिया जा सके। ईडी ने फरवरी में इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी और 3339 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटाई थी। ईडी ने अब 611 करोड़ रुपए की और संपत्ति लौटाई है। यह मामला एग्री गोल्ड समूह की कंपनियों से संबंधित है, जिस पर आरोप है कि उसने ज्यादा रिटर्न या आवासीय भूखंड का वादा करके रियल एस्टेट निवेश के नाम पर लगभग 19 लाख ग्राहकों से पैसे जुटाए थे। खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे भारत में इंसुलिन बाजार की तस्वीर की, जो हर साल तेजी से बदल रही है। भारत में इंसुलिन का कारोबार अब सिर्फ मेडिकल टर्म नहीं, एक बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है। अगर आप डायबिटीज की दवाइयों के बिजनेस में हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं या कोई जागरूक नागरिक हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। इंसुलिन सिर्फ एक दवा नहीं है, दुनिया के करोड़ों डायबिटीज मरीजों के लिए जिंदगी की डोर है। भारत में डायबिटीज के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से इंसुलिन की डिमांड भी बढ़ रही है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं, भारत का इंसुलिन मार्केट कितना बड़ा है, कौन है इस बाजार के खिलाड़ी और भविष्य में इसकी दिशा क्या होगी। IMARC ग्रुप की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में इंसुलिन बाजार का आकार वर्ष 2024 में 635.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5296 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि 2033 तक ये बाजार 897.06 मिलियन डॉलर यानी कि 7474 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये 2025 से 2033 तक हर साल लगभग 3.9% की वार्षिक संयोजित वृद्धि दर CAGR से ये सेक्टर बढ़ेगा। ये सिर्फ एक हेल्थ प्रोडक्ट नहीं, अब एक तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। अब सवाल है, आखिर ये ग्रोथ क्यों हो रही है? तो आइए समझते हैं आसान भाषा में वो 3 बड़ी वजहें। पहला, डायबिटीज के मामलों में लगातार वृद्धि। भारत को आज डायबिटीज की राजधानी भी कहा जाता है।
यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और हर साल लाखों नए मामले सामने आते हैं, जिसका मतलब इंसुलिन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा, बायोसिमिलर इंसुलिन की मांग में इजाफा। महंगी मल्टीनेशनल दवाओं की जगह अब भारतीय कंपनियां सस्ते लेकिन असरदार बायोसिमिलर इंसुलिन बना रही है। इससे आम आदमी को राहत मिली है और बाजार को नई दिशा। तीसरा है सरकारी योजनाएं और पहल, जैसे कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका मकसद है इंसुलिन को सुलभ और किफायती बनाना, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में। इंसुलिन की सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीकी देशों में भी बड़ी जरूरत है और भारत अब ग्लोबल सप्लायर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स, यानी ऐसे ट्रेंड्स जो आने वाले सालों में इस सेक्टर को नया आकार देंगे। अब इंसुलिन सिर्फ इंजेक्शन से नहीं, पेन डिवाइसेस, पंप्स और डिजिटल ट्रैकर डिवाइसेस से दिया जा रहा है। इससे मरीज की जिंदगी आसान हुई है और बाजार में टेक्निकल अपडेशन की डिमांड बढ़ी है। भारतीय कंपनियां जैसे बायोकॉन, बोखाट और जाइडस अब बड़ी मात्रा में इंसुलिन भारत में बना रही हैं। इससे विदेशों पर निर्भरता कम हो रही है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही अब इंसुलिन सिर्फ हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर से नहीं, ऑनलाइन फार्मेसी एप्स और स्मार्ट हेल्थ स्टोर से भी मिल रही है। इससे उपलब्धता और पहुंच दोनों बेहतर हुई है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। भारत में इंसुलिन मार्केट में फिलहाल कुछ नाम हैं जो इस सेक्टर को लीड कर रहे हैं, जिनमें नोवो नॉर्डिस्क, सैनोफी, बायोकॉन और एली लिली प्रमुख हैं। भारत में इंसुलिन की मांग को अगर सेगमेंट करें तो मुख्यतः 3 कैटेगरी बनती है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो तुरंत असर करता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन धीरे धीरे असर करता है, मिनरल कंट्रोल देता है, प्री मिक्स्ड इंसुलिन दोनों का मिश्रण जिसे डॉक्टर आमतौर पर लिखते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड प्री मिक्स्ड और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की होती है क्योंकि ये मरीजों के लिए सुविधाजनक होते हैं। आने वाले 5 सालों में भारत इंसुलिन मार्केट में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ेगा। ज्यादा एक्सपोर्ट, बेहतर इनोवेशन और किफायती दामों में इलाज, इन तीनों के मेल से इंडिया बन सकता है द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। खासकर इंसुलिन जैसे क्रिटिकल सेगमेंट में सरकार का फोकस अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लस हेल्थ इनोवेशन पर है, जिससे ये बाजार ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके। हर बढ़ते सेक्टर की तरह इंसुलिन कारोबार की भी कुछ अहम चुनौतियां हैं, जैसे अवेयरनेस की कमी, मरीज समय पर इलाज नहीं कराते, डिवाइस महंगे हैं जो सभी को सुलभ नहीं है, रूरल इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कमजोर है, फंडिंग और R&D पर अब भी सीमित काम होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन सभी मोर्चों पर अब सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत में इंसुलिन का बाजार अब सिर्फ एक हेल्थ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं रहा, बल्कि ये एक तेजी से बढ़ता हुआ इनोवेशन ड्रिवन और जनहित से जुड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है। यहाँ निवेश के मौके हैं, टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस है और सबसे बड़ी बात, देश की सेहत को बेहतर करने की दिशा में ये एक अहम भूमिका निभा रहा है। ये थी भारत के इंसुलिन बाजार की पूरी कहानी, आसान भाषा में आंकड़ों से लेकर इनोवेशन तक। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's connect.